प्रधानमंत्री ने जारी की पीएम किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त। कहा, किसानों को समृद्ध और आधुनिक बनाने का किया जा रहा है प्रयास। राज्य मंत्रिपरिषद ने समर्थन मूल्य पर धान और मक्का उपार्जन तथा कस्टम मिलिंग नीति को दी मंजूरी। प्रदेश में 1 नवंबर से होगी धान और मक्के की खरीदी। कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष के लिए आज हुआ मतदान। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच मुकाबला। और कांकेर जिले के अंतागढ़ क्षेत्र में माओवादियों ने 4 वाहनों को किया आग के हवाले। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में प्रधानमंत्री किसान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। इस मौके पर श्री मोदी ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 12वीं किस्त के रूप में 16,000 करोड़ रुपए भी जारी किए। प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत अभी तक पात्र कृषक परिवारों को 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का लाभ पहुंचाया गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा सीधे किसानों के खाते में चला जाता है। करोड़ों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में 16,000 करोड़ रुपए की एक और किस्त उनके खाते में जमा हो गई। आप में से भी जो किसान यहां बैठे होंगे, अगर मोबाइल देखेंगे तो आपके मोबाइल पे खबर आ गई होगी कि 2,000 रुपये आपके जमा हो चुके हैं। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं, सीधा सीधा मेरे किसान के खाते में पैसा चला जाता है। प्रधानमंत्री ने आज फर्टिलाइजर सेक्टर में 2 और प्रमुख बड़े बदलाव करते हुए देश भर की 3.25 लाख से अधिक खाद की दुकानों को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों के रूप में विकसित करने के अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि ये ऐसे केंद्र होंगे जहां खाद ही नहीं बल्कि बीज, उपकरण और मिट्टी की टेस्टिंग सहित हर प्रकार की जानकारी किसानों को एक ही स्थान पर मिलेगी। इधर छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में भी प्रधानमंत्री किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का शुभारंभ सांसद विजय बघेल ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को किसानों द्वारा सुना गया। इस अवसर पर सांसद विजय बघेल ने किसानों से कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसका समुचित लाभ किसान अधिक से अधिक उठाएं। आज जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हर साल 3 किस्तों में वितरित करते हैं। अभी वर्तमान का किस्त उन्होंने लगभग 16,000 करोड़ रुपया किसान भाइयों के खाते में डायरेक्ट डाली है। और ये पारदर्शिता माननीय नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद ही शुरू हुआ है। नहीं तो बिचौलियों के माध्यम से जो बहुत सारे अधिकार जनता से, हमारे किसान भाइयों से छीन लिया जाता था और वो भ्रष्टाचार की आहुति हो जाती थी, उसमें ये एक बहुत बड़ा निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया और डायरेक्ट उनके खाते में और जन धन योजना के माध्यम से जो करोड़ों लोगों के खाता खुलवाया गया, उसका प्रतिफल आज दिख रहा है, मिल रहा है। श्री बघेल ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार द्वारा देश भर के किसानों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के तहत किसानों की विभिन्न जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज रायपुर में आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर धान और मक्का के उपार्जन तथा कस्टम मिलिंग की नीति को मंजूरी दे दी गई। इसके तहत प्रदेश में 1 नवंबर 2022 से धान और मक्का की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जाएगी। धान खरीदी का कार्य 31 जनवरी और मक्का खरीदी का कार्य 28 फरवरी तक किया जाएगा। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कैबिनेट में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि 3 माह अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2022 में
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की पात्रता के समक्ष राज्य योजना के राशन कार्डों में अतिरिक्त खाद्यान्न प्रदान किया जाएगा। इसी तरह अक्टूबर माह का नियमित मासिक खाद्यान्न निर्धारित उपभोक्ता दर पर तथा नवंबर और दिसंबर माह में राज्य योजना के कार्डों में मासिक पात्रता का चावल निःशुल्क वितरण किया जाएगा। कल्याण अन्न योजना की जो पात्रता है, जो माह अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में भारत सरकार की तरह यहाँ पे भी उनको खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। खरीफ वर्ष 22-23 में धान एवं मक्के का उपार्जन किया जाएगा और 1 नवंबर से धान खरीदी की जाएगी और कस्टम मिलिंग का इनकी नीति का भी निर्धारण कर दिया गया है। 1 नवंबर से 2022 से 31 जनवरी 2023 तक समर्थन मूल्य में धान खरीदी का काम किया जाएगा और इसी प्रकार मक्का की खरीदी जो है वो 1 नवंबर से लेकर 28 फरवरी 2023 तक की जाएगी। इसके पहले खरीफ वर्ष 2021 की भांति 2022 में भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ जिस प्रकार से 2021 में दिया गया वो 2022 में उसको कंटिन्यू करेंगे और 2022 में भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ उनको मिलेगा। मंत्रिमंडल परिषद में ये भी निर्णय लिया गया है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत वर्ष 2022 में भी किसानों को आदान सहायता की राशि प्रदान की जाएगी। गन्ना पेराई वर्ष 2020-21 की शेष गन्ना प्रोत्साहन राशि लगभग 12 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज वर्चुअल कार्यक्रम में राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना और गोधन न्याय योजना के तहत हितग्राहियों के खाते में लगभग 1866 करोड़ रुपए की राशि का ऑनलाइन अंतरण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपावली त्योहार के पहले न्याय योजनाओं के तहत हितग्राहियों को राशि का भुगतान किए जाने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और बाजारों की रौनक भी बढ़ेगी। खाते में, गौपालकों के खातों में, मजदूरों के खाते में और जो हमारे बैगा, गुनिया, हाट पारिया, मोहरिया इनके खाते में लगभग 1900 करोड़ राशि आज अंतरण किया गया। आप सबको मैं बधाई देता हूं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश में नवगठित 10 राजस्व अनुविभागों और 25 तहसीलों का उद्घाटन करने के साथ ही नामांतरण प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए नामांतरण पोर्टल के नए वर्जन का भी शुभारंभ किया। आज 10 नए अनुविभाग और 25 नई तहसीलें की शुरुआत भी की गई। इसके लिए भी मैं बधाई देता हूं सभी को। नामांतरण की प्रक्रिया सरलीकरण के लिए नामांतरण पोर्टल के नए संस्करण के शुभारंभ भी आज किया गया, इसके लिए भी बधाई। उल्लेखनीय कि राज्य शासन द्वारा अरहर और उड़द फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,600 रुपये प्रति क्विंटल और मूंग का 7,755 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, बाकी समाचार इस संदेश के बाद। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। क्या लो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना। इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे फुर्र। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या बात है, बहुत ठीक लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल? वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुनने के लिए आज मतदान हुआ। पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, महासचिव प्रियंका वाड्रा,
सांसद पी चिदंबरम, जयराम रमेश और अन्य नेताओं ने नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में मतदान किया। इधर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के रायपुर स्थित प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुनने के लिए मतदान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने हिस्सा लिया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बताया कि 24 साल बाद ये चुनाव हुआ, जिसको लेकर कांग्रेस के सदस्यों में काफी उत्साह देखा गया। आज राजीव भवन रायपुर में होना है। जो हमारे पीसीसी डेलीगेट्स वोटर हैं वो वोट करेंगे। 24 साल बाद वोट हो रहा है तो हमारे पीसीसी डेलीगेट्स में ज़बरदस्त उत्साह है। जो गुप्त मतदान के थ्रू जो भी जिस प्रत्याशी को आप पसंद करते हैं उसको वोट करेंगे। गुप्त मतदान के माध्यम से हम सब लोग वोट करेंगे। कृषि मंत्री और कांग्रेस नेता रविंद्र चौबे ने भी प्रदेश कांग्रेस के सदस्य होने के नाते मतदान में हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस में लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत अध्यक्ष पद के लिए मतदान हुआ। देश के इतिहास में कांग्रेस सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, आज मतदान हो रहा है। छत्तीसगढ़ में भी छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य भवन राजीव भवन में मतदान का कार्य प्रारंभ है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य के रूप में मैंने भी मतदान में भाग लिया और ऐसा मैं समझता हूं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था संगठन में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में है वो इसका आज सबसे बड़ा उदाहरण है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच सीधा मुकाबला है। मतगणना बुधवार को कराई जाएगी और उसी दिन परिणाम घोषित किया जाएगा। देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 219 करोड़ 33 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 98.75% है। इधर छत्तीसगढ़ में कल 949 सैंपलों की जांच में 16 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वर्तमान में प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 1.69% है। वर्तमान में 423 सक्रिय मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। इस बीच प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए कोविड रोधी टीकाकरण अभियान भी लगातार जारी है। प्रदेश में अब तक 5 करोड़ 1 लाख 2 हजार से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। कांकेर जिले में अंतागढ़ ब्लॉक के सिकसोड़ थाना क्षेत्र के 4 गांव में माओवादियों ने बीती रात 2 पहिया सहित 4 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। वहीं एक वाहन में तोड़फोड़ की गई। इसकी पुष्टि कांकेर जिले के पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा ने की है। इस घटना के बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे कांकेर संवाददाता। इस वक्त मैं कांकेर जिले के अंतागढ़ क्षेत्र के 4 गांव माइंस पे मौजूद हूं। आप देख सकते हैं तकरीबन 4 से 5 बजे के आसपास नक्सलियों ने इस माइंस में कहर बरपाया है। 2 ट्रकों को नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया और एक ट्रक में तोड़फोड़ की गई है। और वहीं निजी एक व्यवसाय है, होटल व्यवसाय, जिसके 2 वाहनों पे नक्सली जो है उसे आगजनी कर दिए हैं। यही क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी घटना है। कुछ समय पहले ही 4 गांव के जो पूर्व उप सरपंच है सियाराम रामटेके के ऊपर नक्सलियों ने प्राणघातक हमला किया था और वर्ष 2014 में इसी माइंस में ही 20 से अधिक गाड़ियों पर नक्सलियों ने आगजनी किया है। अब देखने वाली बात है कि सुरक्षा बल के जवान और इस गांव के लिए जो सबसे बड़ी चिंता का सबब है वो कब दूर होता है और नक्सलवाद जो है कब इस क्षेत्र को उससे मुक्ति मिलती है। अपने सहयोगी मिथिलेश के साथ मैं जयंत कुमार रंगा, डीडी न्यूज कांकेर। उधर बीजापुर जिले के तरेम थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम चिनागिलूर की ओर सर्चिंग पर निकली सुरक्षा बलों की टीम पर माओवादियों ने फायरिंग की। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की और माओवादी जंगल का फायदा उठाकर भाग गए। इस मुठभेड़ में एएसआई राजेश सूर्यवंशी घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में इलाज के बाद रायपुर रेफर किया गया है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।